हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी मैम इतिका श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉग्निटिव में। हमारा क्या था बच्चा, बाय डिसेंट मैंने आपको बताया था 1992 के तहत क्या किया गया था, इसमें संशोधन किया गया था। और संशोधन के तहत बच्चा क्या बताया गया था कि माता पिता के आधार पर क्या होगा, आपको माता पिता के आधार पर आपको बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। इसमें तो था कि बाय बर्थ तो मिल जाएगी, ठीक है, ये था। लेकिन जो बाय बर्थ नहीं है, मान लेते हैं कोई विदेश वगैरह में है, ये मैंने आपको समझाया था, तो उसको पहले क्या था, पिता के आधार पर, मतलब उसके पिता, उसका वंश किस पे माना जाएगा, पिता के पे। जब 1955 के अधिनियम में क्या कहा गया था कि जो बच्चे का जो वंश होगा वो पिता के आधार पे माना जाएगा। लेकिन इस पर विवाद खड़ा हुआ और 1992 में क्या किया गया, इसमें संशोधन करके माता या पिता किया गया, मदर या फादर किया गया। ठीक है, क्या किया गया था बेटा, मदर या फादर कर दिया गया था। ये बात मैंने आपको कल दी थी, समझा। अब देखते हैं, अब एक बात यहाँ पे समझ आ गई सारी बातें, अब इसको करते हैं इरेज। और अब हम अपनी तीन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जो है रजिस्ट्रेशन, जो है नेचुरलाइजेशन एंड जो है एक्वायर्ड लैंड। देखो रजिस्ट्रेशन की क्या बात है बेटा, पहले क्या था, जब 26 जनवरी 1950 के समय पे, जिन्हों मैंने आपको बताया था ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था बच्चा, तो 1950 में क्या कहा गया था, जिन लोगों को नागरिकता दिए जानी है, क्या कहा था, जिन लोगों को नागरिकता दी जानी है उनको नागरिकता कैसे मिलेगी। तीन आधार बताए थे मैंने ना, तीन आधार, जिसमें से एक आधार था कि 5 वर्ष, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है, तब कोई बच्चा, तब कोई व्यक्ति अगर उस समय के 5 साल पहले से, इस समय के 5 साल पहले से अगर हमारे भारत का वासी है, निवास कर रहा है, तो उससे बिना किसी ऑब्जेक्शन के नागरिकता दी जाएगी। किस आधार पे, 5 वर्ष के आधार पे, कि हाँ वो 5 वर्ष से रह रहा है। लेकिन जब 1955 का अधिनियम आया, जिसको कहा जाता है सिटीजनशिप एक्ट कहा जाता है, उस अधिनियम के तहत ये कहा गया, जो 5 वर्ष वाली बात थी उसको क्या किया गया, 7 वर्ष कर दिया गया। मतलब कहने का, ना बाय बर्थ, ना बाय डिसेंट, ना बाय बर्थ, ना बाय डिसेंट, ना बच्चे का जन्म हमारे देश में हुआ है, ना बच्चे के माता पिता का वंश है, कोई बच्चा घूमने आया है या कोई व्यक्ति घूमने आया है और उसको हमारा देश पसंद आ गया है। मतलब कहने का, कोई इंसान है हमारे देश में रह के पढ़ाई कर रहा है, नौकरी कर रहा है, एज ए टूरिस्ट आया है, तो उससे कहा गया कि ठीक है आप आए हैं हमारे देश में, मोस्ट वेलकम है, ठीक है आप आइए घूमिए। लेकिन उसने क्या कहा साथ ही साथ कि हाँ मुझे ये देश क्या हो गया है, जच गया है, मुझे यहाँ पे रहना है। या फिर कोई अलग देश का आदमी है और वो ये चाहता है कि मैं इंडिया में जाके निवास करना चाहता हूँ, या किसी कारणवश वो यहाँ आना चाहता है, या यहाँ की किसी व्यक्ति से उसने शादी कर ली, व्यक्ति में लड़की लड़का कोई भी आता है, ठीक है, उससे उसने शादी कर ली और उसके बाद वो चाहता है कि वो अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के रेजिडेंट पे रहे, ये बात होती है। तो उस आधार पर कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने इंडिया, मतलब जो इंडिया है वहां पर निवास करना है। क्या कहा, हमारे इंडिया में हमें निवास करना है, ठीक है, रहना है, परमानेंट, हमें वहीं की नागरिकता चाहिए। हमारे 1955 के अधिनियम के तहत कहा, तीसरे क्लॉज जो रजिस्ट्रेशन है उसके तहत उसे नागरिकता चाहिए। वो बाय बर्थ, बाय डिसेंट से कोई लेना देना नहीं रखता, लेकिन उसे नागरिकता हमारे देश की चाहिए, क्योंकि उसको लगता है हमारा देश उसके लिए सुटेबल है, वो उसको अच्छा लगता है, यहाँ का रहन सहन, कल्चर, सब कुछ। तो उस आधार पे कहा कि ठीक है मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, और लेने के लिए उसने नागरिकता के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर अर्जी डाली, मतलब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा। उसके तहत क्या कहा गया, उसमें क्या शर्त रखी गई बेटा, उसमें शर्त ये रखी गई कि वो व्यक्ति 7 साल से हमारे देश में निवास कर रहा हो। पहले क्या था, 5 वर्ष था, 26 जनवरी 1950 के समय की ये बात कर रहा था। लेकिन अब कहा गया कि वो व्यक्ति हमारे देश में 7 साल पहले से रह ही रहा हो,
तभी हम उसे रजिस्ट्रेशन यानी कि जिसको कहा जाता है पंजीकरण के आधार पर ही नागरिकता दे पाएंगे। मतलब उसे ये शर्त तो फुलफिल करनी ही करनी है। रजिस्ट्रेशन अगर मिलेगा तो सिर्फ एक आधार पर कि वो व्यक्ति हमारे देश का अगर वो नौकरी भी कर रहा है, मान लेते हैं उसने 1 साल पहले से नौकरी करना शुरू किया, 7 साल उसके अभी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन उसने 1 साल में इतना जरूर जान लिया लैंग्वेज के बारे में, चीजों के बारे में कि हाँ वो यहाँ पे निवास कर सकता है, उसने चीजों को सीख लिया। या फिर ये है कि उसे परमानेंट नौकरी यही करनी है, तो क्या वो इधर उधर करेगा? उसे पढ़ाई यहाँ करनी है, उसे अपने को यहाँ पे सेटल करना है, अपने फादर को यहाँ पे, अपने पेरेंट्स को यहाँ पे लेके आना है। तो कहा उसने कि मैं तो यही रहना चाहता हूँ, मुझे देश अच्छा लग गया है। और उसको रहने के लिए क्या शर्त पूरी करनी होगी? ये शर्त 7 वर्ष वो यहाँ पर रह चुका हो, मतलब वो ऑलरेडी यहाँ पर 7 वर्ष से वास कर रहा हो, तभी उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखो इसमें क्या था, जब बात हुई थी तो कहा गया था कि आपको ना जो है हमारे देश की नागरिकता नेचुरलाइजेशन से कैसे मिलेगी, तो 1 वर्ष का, क्या कहा गया था? 1 वर्ष। क्या कहा गया था बेटा? 1 वर्ष। यहां लिख देते हैं 1 वर्ष, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, ये जब कहा गया तो कुछ समझ नहीं आया, 1 साल में इंसान क्या सीखेगा, क्या समझेगा, क्या करेगा? तो सीधी सीधी बात, इसको हटा ही दो, ठीक है। उनका ये चीज तो समझ ही नहीं आ रही है, मुझे ये मुद्दा ही समझ में नहीं आ रहा है। और कहा ऐसा है, अगर आपको हमारे देश की नागरिकता देशीयकरण के आधार पर लेनी है, मतलब पूरा देसी होकर यही वास करना है, मस्त रहना है, कोई मतलब नहीं किसी और देश से, तो क्या करना होगा बेटा? क्या करना होगा? उसे जिस समय वो क्या कर रहा है, देशीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहा है, क्या करा रहा है? रजिस्ट्रेशन करा रहा है कि मुझे इस आधार पर इस देश की नागरिकता चाहिए। वो नौकरी कर रहा है, नौकरी करते करते उसको लगा, या घूमने आया है उसे लगा कि मैं इस देश में रह सकता हूँ। सेम थोड़ी सी ही अंतर है, अंतर है बहुत बड़ा, अंतर है बहुत बड़ा पंजीकरण नेचुरलाइजेशन में। भाई पंजीकरण तो सीधा आधार है ना, पंजीकरण, लेकिन नेचुरलाइजेशन देसी हो जाना, एकदम प्रॉपर उस देश में रहने वाला इंसान देसी हो गया। हमारे देश में रहने वाला आदमी क्या है? हमारा देशी आदमी है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो वही चीजें बता रहा है कि अगर उसको हमारे देश की नागरिकता चाहिए नेचुरलाइजेशन के आधार पर, और उसने इस आधार पर फॉर्म को भरा, परमिट ली, तो परमिट लेने की, तो इस डेट पर उसने क्या किया? पंजीकरण के लिए अप्लाई किया। क्या किया? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, यानी परमिट के लिए उसने क्या किया? अप्लाई किया, ठीक है। क्या किया? इसने परमिट के लिए अप्लाई किया। और जब इसने परमिट के लिए अप्लाई किया, जहां पर भी किया, ठीक है, उसने कहा राजदूत के पास कि मुझे, एम्बेसी के पास गया और कहा मुझे इस आधार पर नागरिकता चाहिए, और इस आधार को पूरा करने के लिए शर्त सबसे बड़ी ये है, जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो उस डेट के 1 साल पहले से, 1 साल पहले से, 1 साल पहले का मतलब हो गया 2020 14 जनवरी 2006 से, 2006 से ये नियम लागू हुआ, ठीक है। कब से? 2006 से। 2006 का मतलब बेटा ये हो गया कि 2006 के बाद कोई भी व्यक्ति, इसको भी हम समझाते हैं, अभी रुको, अभी उसको उस पे मत जाओ, उसको समझाती हूँ मैं। तो क्या करना होगा, इस पर अप्लाई ही करने के लिए, मतलब एक पंजीकरण कराने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना होगा? उसे 1 साल पहले यानी 12 महीने, 12 मंथ से वो पहले से ही क्या कर रहा हो? हमारे देश में रह रहा हो। क्या कर रहा हो? 12 महीने पहले से, ठीक। एक एक सिर्फ एक पॉइंट अभी कंप्लीट हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट। 12 महीने पहले से किस बात के लिए? जिस समय उसने फॉर्म के लिए अप्लाई किया देशीकरण के आधार पर, उस फॉर्म की डेट के 1 साल पहले से वो हमारे देश में ऑलरेडी रह रहा हो। साथ ही साथ 11 साल और मान लो, प्लस 11 ईयर्स, कितना हो गया? 12 महीने, 12 मंथ प्लस 11 ईयर्स, कितना हो गया भाई? ये भी तो 1 साल हुआ। 1 साल प्लस 11 साल यानी 12 साल, यानी कि 12 साल। 12 साल उसे हमारे देश में क्या करना होगा? रहना होगा, और तभी उसे इस आधार पे ही नागरिकता मिल पाएगी। साथ ही साथ उससे क्या करना हो?
वो किसी कला या संस्कृति का ज्ञातक हो, कला या संस्कृति का ज्ञातक हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश में कौन है? अरे देखो ना, अदनान समी को। अदनान समी है कि नहीं है बेटा? हम ये नहीं कह रहे कि बहुत यूनिक एग्जाम्पल लेके आए, लेकिन जो है वही तो बताएंगे ना, उससे अलग से जाके कुछ उठा करके बता देंगे, उससे अलग तो कुछ बताएंगे नहीं, ठीक है। और देखो, इनकी बात हो गई, चलो अदनान समी को छोड़ो, मदर टेरेसा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? अपनी मदर टेरेसा की बात कर लेते हैं। मदर टेरेसा को भी नागरिकता इसी आधार पे मिली थी। किस आधार पे? इसी आधार पे, ठीक है, कि कला और संस्कृति के में रुचि रखता हो, उसका ज्ञान हो। दूसरी शर्त, ये शर्त नहीं है, उसे पता होना चाहिए। दूसरी बात ये शर्त है कि उसे 12 ऑफिशियल लैंग्वेज में से, सॉरी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, अच्छी जानकारी। मतलब जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, गुजराती है, असमी है, सिंधी है, ये सारी लैंग्वेज में से, संथाली है, ये सब है ना, मणिपुरी है, इन लैंग्वेज में से हमारे देश में जितनी लैंग्वेजेस हैं उनमें से 12 ऑफिशियल लैंग्वेज में से जिनको हमारे संविधान में दर्जा दिया गया है, उसमें से उसे क्या आनी चाहिए? एक लैंग्वेज परिपूर्ण तरीके से आनी चाहिए। तभी क्या होगा, उसको इस आधार पर नागरिकता मिल पाएगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर टिंग 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 करते हुए घूम रहा होगा कि मैम 12 साल में क्या वो व्यक्ति अपने घर नहीं जा सकता? जिस देश का है, अगर उसे इस देश में नागरिकता चाहिए तो क्या उसे 12 साल रहना है? कोई इंडिविजुअल, बेटा बात ये तो हो नहीं रही है कि कोई व्यक्ति है और वो यहाँ पे सिर्फ नागरिकता लेने के लिए ही आया हो। ऑब्वियस सी बात है कि 12 साल कोई अगर हमारे देश में बर्बाद कर रहा है या वेस्ट कर रहा है, उसके हिसाब से वो जो भी कर रहा है, मेरे देश में बर्बादी कुछ नहीं है, ठीक है। अगर उसके हिसाब से वो जो भी कर रहा है तो उसका कोई पर्पज होगा, इन द सेंस पर्पज, पसंद आना एक पर्पज में आता है, लेकिन हो सकता है वो नौकरी कर रहा हो, या जो व्यक्ति नौकरी कर रहा हो उसकी बात जाने देते हैं। ये तो एक है ही कहने वाली बात। मान लेते हैं उसका बच्चा जो है, मतलब माता पिता किसी विदेश में है, ठीक है, माता पिता क्या है, विदेश में है, उसका बच्चा यहाँ आके शिफ्ट हो गया हो और इतने सालों से वो नौकरी कर रहा हो, और जब वो इस साल, इतने सालों से, इस साल में, इन सालों में जब वो हमारे देश में ढल गया, उसको पानी, खाना, रहना, ऐसे ऐसी सारी चीजें उसको अच्छी लगने लगी, मसालों की सुगंध है, हमारे सिटी की रौनक है, गुजरात जैसे देश में, सॉरी गुजरात जैसे राज्य में वो घूमने गया और उसे वहां की चीजें अच्छी लगने लगी हो, या फिर बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो घूमने की जगह बताते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो गया और घूमने लगा, रहने लगा, उसे अच्छा लगने लगा, अपने आप को ढाल चुका था पूरी तरीके से, तो क्या वो 12 सालों के बाद वो जा करके किसी और देश में अपने आप को फिर से वो ढाले? तो इतना आसान नहीं होता ना बेटा। अगर हम लोग किसी शहर में अगर 2 साल रह के चले आते, किसी सिटी में अगर 2 साल रह करके अपने वापस उस सिटी में आ रहे जहाँ पे हमारा रेजिडेंट है, घर है, माँ बाप है, सब कुछ है, परिवार है, वहां पर आते तो कहते हैं अरे यार यहाँ का तो पानी सूट नहीं कर रहा है, ऐसा हो गया, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया, मेरा पेट निकल आया, मेरा पेट कम हो गया, ये सारी बातें हम लोग करते हैं ना। तो ऐसे ही उसे भी लगता होगा, तो उसको हमारा देश जज गया और उसे इसके आधार पर नागरिकता चाहिए, तो उसे क्या करना होगा? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज उसे पता होनी चाहिए। मदर टेरेसा, अदनान समी इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है, उनको इसी आधार पर नागरिकता मिली, क्योंकि अदनान समी तो भाई गाना गाते थे, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, उनका पहला गाना बहुत बड़ा हिट मोटू मोटू आए थे, उसके बाद उनके बेहतरीन गाने आए, तो उनको कला में, कला मतलब आर्ट, आर्ट में उनको क्या थी? रुचि थी, और वो भी हमारे देश में, मतलब गाना गा रहे थे, ठीक है। आतिफ असलम, इन लोगों की अगर बात करें तो वो लोग सिर्फ कमाने आ रहे हैं, वो लोग सिर्फ यहाँ पे कमाने आ रहे हैं, अपने देश का पासपोर्ट देकर हमारे देश में बात कर रहे हैं, ठीक है, खड़े होकर कमाते हैं और धौस भी जताते हैं, ठीक है, चीजें हैं। तो क्या हो गया है, वो यहाँ पर आ करके रह रहा है, और रहने के साथ साथ उसने कहा कि ठीक है कि मुझे एक लैंग्वेज आती है और आप मुझे इस आधार पे क्या करिए, नागरिकता दीजिए। तो हमने क्या किया, उसको नेचुरलाइजेशन के आधार पर दे दी नागरिकता। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या मैं 12 सालों में, वो 1 साल के लिए क्या वो अपने घर नहीं जा सकता, या 6 महीने के लिए घर नहीं जा सकता? तो उसको एक लिबर्टी दी गई, और लिबर्टी के साथ ये कहा गया कि 14 साल में से उसे 12 साल गुजारने हैं।
कहा कि 14 साल में से 12 साल उसे हमारे देश में क्या करना है, वास करना है, निवास करना है। मतलब कि अगर इन 12 सालों में से वो 6 महीने चला गया, अपने देश में रहने लगा, 6 महीने क्या हो गया, वो अपने देश में रहने लगा, तो वो तो 12 साल में से कम हो गया ना बेटा। क्या हो गया, 12 साल में से कम हो गया, 6 महीने कम हो गए तो क्या हो गया, तो कम हो गया 12 साल में से। और जब वो कम हो गया तो वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कहाँ कर पा रहा, नहीं कर पा रहा है। एक लैंग्वेज की बात तो हटा करके अगर बात करी जाए सिर्फ 12 सालों की, तो ये सबसे बड़ी उसकी रिक्वायरमेंट है इस आधार पर नागरिकता लेने की, ठीक है। तो उसने कहा कि 6 महीने वो किसी और देश में क्या कर रहा है, रह रहा है। और जब वो 12 सालों में से 6 महीने किसी अपने देश में जाके रहने लगा या किसी और देश में घूमने फिरने लगा, और उसके बाद उसने कहा ऐसा है, ठीक है, मैंने इस लिबर्टी दी 1955 के अधिनियम के तहत, और कहा कि ठीक है 14 साल में से 12 साल उसे हमारे देश में गुजारने होंगे। कितने बेटा, 14 आउट ऑफ 12, ठीक है। 12 साल उसे क्या करने हैं, हमारे देश में गुजारने होंगे। इन 14 साल में से 12 साल गुजारना बड़ी बात तो नहीं है, जिसमें आप घूमो फिरो, 2 साल की लिबर्टी दे दी गई है आपको, करो आपको जो करना है, लेकिन 12 साल की जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल करो। साथ ही साथ इसको भी फुलफिल करो, इसको भी फुलफिल करो, इसको ना भी कर पाओ लेकिन इसको करना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे देश में अगर आप रहने आ रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए। कोई आपको ट्रांसलेटर थोड़े ना दिया जाएगा, तो आपको एक लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि आप किसी एक राज्य में तो वास कर सको, किसी एक राज्य में वास कर लो भाई। 12 ऑफिशियल लैंग्वेज में से, मैंने बात पर जोर यहाँ पर यह दिया कि 12 ऑफिशियल लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज पता होनी चाहिए, ताकि वो किसी एक राज्य का रहने वाला हो सके। बात समझ आ गई। चलो अब बात करते हैं एक्वायर्ड लैंड की। अच्छा, एक्वायर्ड लैंड का जरा एक एग्जांपल देना, जो मैंने आर्टिकल 2 और 3 के अंदर समझाया था, जरा उसका एक एग्जांपल हमको जरा दे के बताओ कि एक्वायर्ड लैंड क्या है। मैंने समझाया था ना अधिग्रहित भूमि के बारे में, अधिग्रहित भूमि के बारे में समझाया था कि नहीं समझाया था, बताओ। ये मत कह देना कि नहीं मैम नहीं समझाया था, मैम आ गई है फालतू की बात लेकर के, कि प्रॉपर चीजें समझाई हैं, 10-10 बार बोला है, और समझाने के बाद आज मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ एक्वायर्ड लैंड का क्या मतलब है, एक्वायर्ड लैंड का क्या मतलब है, इस आधार पर नागरिकता का क्या तात्पर्य है। बहुत सिंपल, बहुत छोटे शब्दों में बात को समझो, खत्म करो। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट हमारी अगर आने वाले वक्त में किसी भूमि को अधिग्रहित कर रही है, लाइक पीओके, बलूचिस्तान, ठीक है, इन सारे लैंडों को, सबसे बड़ा एग्जांपल 2015 में बांग्लादेश मुद्दा, मैंने बताया था ना, बेरूबरी केस, बेरूबरी केस समझाया था कि नहीं समझाया था। उसके बाद में अंतर में ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि यार ये क्या हो गया, तब के टाइम से लेकर मुद्दा जाके यहाँ पर सुलझा है। कुछ गांव लिए गए थे 2015 में, लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, शेख हसीना से बात करके, वहां की प्रेसिडेंट से बात करके क्या किया गया था, लिया गया था कि नहीं लिया गया था। तो और एक बात और, जब नेचुरलाइजेशन की बात कर रहे थे ना बेटा, तो प्रेसिडेंट ऑफ जो हेड होते हैं, जो हमारे हेड ऑफ इंडिया होते हैं, हेड ऑफ इंडिया होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं, अगर उनको हमारे देश में प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बनना है, तो नेचुरलाइजेशन के आधार पर ही वो बन पाएगी, पंजीकरण के आधार पर कभी नहीं, ठीक है। किसके आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर ही वो हेड ऑफ इंडिया हमारे बन पाएंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर बनना है तो उन्हें इस आधार पर नागरिकता लेनी होगी, तभी हमारे देश के वो बन पाएंगे, क्या बन पाएंगे, प्रेसिडेंट बन पाएंगे, हेड ऑफ इंडिया। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे, 2015 वाला जो मुद्दा हुआ था बेरूबरी केस, उसमें से बांग्लादेश के कुछ गांव वापस आए, कुछ गांव वापस मिले, तो इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है। और आने वाले, इसको हटाओ, इसको हटाओ, आने वाले टाइम में अगर ये हम लोग एक्वायर कर ले, ये और ये एक्वायर कर ले, तो इनको नागरिकता कैसे मिलेगी, यही समझा रहा है 1955 के अधिनियम के तहत बेटा। क्या है, एक्वायर्ड लैंड के आधार पर क्या होगा, वो खुद हमारे देश के नागरिक बन जाएंगे, उनके साथ कुछ नहीं करना होगा, हम लोग खुद घर घर जाके उनको नागरिकता देंगे। भैया आपने क्या किया, हमारे देश की नागरिकता ले ली, और हमारे देश की भूमि बन चुके हो, एक अधिग्रहित क्षेत्र हो चुके हो हमारी गवर्नमेंट का, ठीक है। वो
जैसे सिक्किम हो गया भाई, सिक्किम हुआ कि नहीं हुआ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया भाई, दो एग्जाम्पल तो सीधे सीधे खड़े हैं। और पुडुचेरी फ्रांस से अधिग्रहित, फ्रांस से लिया गया था हम लोग का पुडुचेरी, ठीक है, ये एग्जाम्पल है कि नहीं है। तो ये क्या है, आने वाले टाइम में लिए गए क्षेत्र है ना, उन्हीं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारे आने वाले टाइम में कुछ क्षेत्र जो लिए जाएंगे उनको भी नागरिकता इस आधार पर मिल जाएगी, उनको नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर वो उस देश के निवासी हैं और हमारे देश में आ रहे हैं तो उन्हें जाकर के कोई इन पांचों में से कोई चीज पूरी करनी है तो सिर्फ इस आधार पर नागरिक हो जाएंगे, हमारे देश में अपने स्वयं हो जाएंगे। मतलब वो लैंड अगर हमारे इंटरनल आ गया है तो वो लोग भी हमारे इंटरनल आ गए हैं, और जब वो हमारे इंटरनल आ गए तो वो हमारे देश के नागरिक ऑटोमेटिक बन चुके हैं। क्या हो गया है, बन चुके हैं। तो एक्वायर्ड लैंड समझ में आया, क्या बात कह रहा है, अधिग्रहित भूमि ये बात कह रहा है कि आने वाले समय में जो क्षेत्र हमारे अंडर में आएंगे उनको नागरिक स्वयं बना दिया जाएगा, वो स्वयं ही हमारे देश के नागरिक हो जाएंगे। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2015 सिक्किम, पुडुचेरी, पुडुचेरी, ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए मैंने। ये सब क्या है, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब थे क्या, ये धीरे धीरे हुए हैं कि नहीं, 1961 वगैरह में हुए कि नहीं हुए हैं, ठीक है, उसी के आधार पर ये कर रहा है बात। कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोगों ने अडॉप्ट किया था तब डेट क्या थी, मतलब हमारे प्रियम्बल को जब हम लोग पढ़ते हैं तो संविधान सभा में जब हमारे इसको अडॉप्ट किया गया था तो डेट क्या थी, हमने आपसे बताया था ना क्या डेट थी, नवंबर था कि नहीं था, 26 ऑफ नवंबर था डेट थी। तो जब 26 ऑफ नवंबर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, इम्प्लीमेंट तो हमारे 26 जैन में किया गया ना, 26 जैन को। अरे भाई 1949 को अडॉप्ट किया, 1950 को इम्प्लीमेंट किया, लागू कर दिया कि ये प्रियम्बल हमारा लागू हो चुका है। उसी टाइम क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा अपनाया गया था उसी टाइम क्या हुआ था, 15 आर्टिकल थे जिसमें 5, 6, 7, 8, 365 ये सब क्या थे बेटा, आर्टिकल उसी समय लागू हो गए थे। 15 आर्टिकल मैं लिखा दूंगी वो कौन से थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तभी लागू हो गए थे, ठीक है। कौन से 15 आर्टिकल्स थे वो भी मैं लिखवा दूंगी आपको, उसकी टेंशन मत लेना, एक चीज में ऐसे साइड में लिख दूंगी, उसको लिखना 15 आर्टिकल, बहुत बड़ी बात नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी हैं सब लिखवा दूंगी, ठीक है। 15 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, जब इंप्लीमेंट हुआ था तब नहीं, जब अडॉप्ट किया था तब 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। 15 आर्टिकल नहीं, 15 आर्टिकल यानी 15 आर्टिकल्स लागू कर दिए गए थे एडॉप्शन के ही टाइम पे। कौन से टाइम पे, एडॉप्शन के ही टाइम पे। ये बात आई समझ में, समझ आए, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन पूछ लेता है पीसीएस वगैरह के एग्जाम में, बड़ा सिंपल है, आंसर उठा के दे देना। 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 के टाइम पे किए गए, ठीक है, क्या किए गए थे, लागू कर दिए गए थे। समझ आई बात, हमारा हो गया है टॉपिक खत्म। क्या खत्म हो गया है, हमारा टॉपिक हो गया है खत्म। बात करेंगे वंचित होने की, तो उसकी भी 3 तरीके हैं, स्वैच्छिक आधार पर छीनना जो होगा वो सब मैं कल समझाऊंगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है। अभी हम लोग अपनी क्लास को करते हैं समाप्त, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ के जाना चाहती हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि जो एनआरआई व्यक्ति होते हैं, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, वो जो होते हैं उसमें से क्या स्टूडेंट एनआरआई में आते हैं, इस जवाब का मुझे आंसर चाहिए, क्या स्टूडेंट एनआरआई के अंदर आते हैं, इफ यस तो कमेंट, इफ नो देन कमेंट, दोनों चीजों के मुझे आंसर कल चाहिए, और कमेंट बॉक्स में उम्मीद करते हैं कि आंसर देना, और अगर नहीं दिया या नहीं पता है तो मैम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा थोड़ी देर पहले लगा ना धमका रही है, नहीं दिया तो क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे भाई, मैम तो यहाँ खड़ी, आप तो अंदर हो, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर मैं दूंगी कल आप लोगों को, है कि नहीं, ठीक है, होते हैं या नहीं होते। चलते हैं अपनी क्लास को करते हैं हम लोग यहीं पे समाप्त, मिलेंगे कल आपसे इसी टाइम पे आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन का। थैंक यू।